हेलो स्टूडेंट। मैं संजीव पांडे अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, क्लास प्रारंभ होने से पहले एक अग्रिम सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। आज की क्लास में हम लोग भूगोल का अध्ययन करेंगे और भूगोल का अध्ययन हम लोग एनसीईआरटी के रूप में करेंगे। हम लोग सीरियल से एक एक एनसीईआरटी का अध्ययन भूगोल भूगोल में भी करते रहेंगे, जिस प्रकार से हम इतिहास में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 6 की एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे, जिसका टाइटल है पृथ्वी हमारा आवास। तो आज की क्लास प्रारंभ हो इससे पहले अनअकैडमी के बारे में कुछ आधारभूत बातों को हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलती हैं, आधारभूत सुविधाएं मिलती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अनअकैडमी भारत के अन्य ऑनलाइन संस्थानों से काफ़ी अलग है। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है। लाइव क्लासेस के माध्यम से जो यूपीएससी का सिलेबस है उसका डिस्कशन किया जाता है। इसके अलावा जो आपके डाउट्स होते हैं उनका आंसर दिया जाता है और प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित पोल भी कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे जो भी कोर्सेज मिलता है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलता है और शेड्यूल भी आपको स्ट्रक्चर्ड मिलता है। इसके अलावा लाइव टेस्ट और क्विज की सुविधा है, अनलिमिटेड वीडियो का एक्सेस मिलता है। ये 4 आधारभूत सुविधाएं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी हिस्ट्री बाई संजीव पांडे के नाम से सर्च करें, मैं आपको वहाँ पे मिल जाऊँगा। आप लोग इसको ज्वाइन कर लें। इससे फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि जो भी हमारा पीडीएफ होता है वो यहीं पे आपको मिलता है। लिंक भी वीडियो का हमारे यहीं पे मिलेगा आपको हमेशा। और यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में जो भी आधारभूत जानकारियां समय समय पे मिलती हैं वो भी हमारे द्वारा यहीं प्रोवाइड की जाती हैं। आप लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लीजिए। फलतः आप लोगों को यहाँ पे देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ जैसे मुराल पटेल जी, रोमन सैनी जी व अन्य यहाँ पे एक्सपर्ट हैं, इनका मार्गदर्शन मिलेगा, निरंतर मार्गदर्शन मिलेगा। मैं भी यहीं पे शामिल हूँ, तो मेरा भी आप लोगों को निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम, इसके अलावा जो ऑप्शनल पेपर है और एनसीईआरटी का अध्ययन करवाया जाता है। इसके अलावा समसामयिकी का अध्ययन करवाया जाता है। आप लोग यूपीएससी की परीक्षा कैसे करें, आपकी क्या स्ट्रेटजी हो, इसके बारे में भी आपको बताया जाता है। यहाँ पे 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन है, दोनों यहाँ पे आपको यह सामान्य अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में मिलेगा। ऑप्शनल पेपर का भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आप लोगों के बीच में मौजूद है। अब इसको प्राप्त करने के लिए आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं पे आपको गेट सब्सक्रिप्शंस का ऑप्शन आएगा। और इसमें जैसे ही आप अपने गोल के रूप में यूपीएससी को सेलेक्ट करेंगे और इसमें प्लस कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे प्लस कोर्स में 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने ये कोर्स की सुविधा मिलेगी और इसका फीस स्ट्रक्चर भी सामने आपको मिलेगा। लेकिन इसमें आप लोग एडमिशन लेते समय यहाँ पे जैसे लिखा भी है, हमारे रेफरल कोड SANJEEB का प्रयोग करें। ऐसा करने पे यह जो फी यहाँ पे मेंशन है, इसमें आपको 10% फीस की छूट की सुविधा मिलेगी जैसे ही अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से दूसरा कोर्स है आइकॉनिक कोर्स। ये भी सामान्य अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में बड़ा ही आधारभूत कोर्स है। यह आपको यहाँ पे 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने यानी 1 साल, 2 साल और 3 साल के रूप में मौजूद है। इसमें भी आप लोग हमारे रेफरल कोड संजीव SANJEEB का प्रयोग करें, इसको अप्लाई करें। फलतः इसमें भी आपको 10% की छूट मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य बातों को जानते हैं। यहाँ पे अनअकैडमी समय समय पर एक कॉम्बैट सीरीज का आयोजन करती है। पिछली 14 फरवरी को हुई थी, फरवरी को हुई थी। अब 28 फरवरी यानी इस महीने की आखिरी तिथि को है, सुबह 11 बजे से है। इसमें आप लोग भाग ले सकते हैं। अच्छा, आप लोगों का प्रयास रहा इसमें, तो आपको अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज में आपको छूट प्रदान करती है अनअकैडमी। इसके अलावा आप लोग अनअकैडमी के
3 बैच प्रारंभ हुए हैं। एक 1 ईयर का कंप्लीट बैच है, एक 2 ईयर का कंप्लीट बैच है, एक एनसीईआरटी का कंप्लीट बैच है। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए पहुंचते हैं हम लोग अब आज के अपने टॉपिक पर। तो हम लोग भूगोल की एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे, कक्षा 6 की एनसीईआरटी की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं इसका अध्ययन। अब आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। पढ़ते हैं हम लोग जिस तरीके से इतिहास की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं उसी तरीके से भूगोल की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। पहला टाइटल आपका है सौर मंडल में पृथ्वी। पहला आपका टाइटल है, पहली आपकी यूनिट है सौर मंडल में पृथ्वी। अब इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा सौर मंडल है, उसमें स्थित चाहे विभिन्न तारे हों या ग्रह हों या उनके उपग्रह हों या क्षुद्र ग्रह हों या पुच्छल तारा हो, जितने भी आकाशीय पिंड हैं, इसके अलावा पृथ्वी समेत ग्रहों को लेके सब का इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। इनके परिप्रेक्ष्य में जो विशेष या आधारभूत बातें हैं इनका अध्ययन करेंगे और तथ्यात्मक अध्ययन भी करेंगे। यह आपकी परीक्षा के लिए, यूपीएससी की परीक्षा के लिए, स्टेट परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए पूरी तरीके से जोश और उत्साह दिखनी चाहिए क्लास में। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत उपयोगी क्लास है। एक एक करके हम लोग सारी एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो तैयार हो जाइए आप लोग। पढ़ते हैं भूगोल की एनसीईआरटी को, और क्लास को भी आप लोग शेयर कर लीजिए, लाइक भी करते रहिए क्लास को। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। सूर्यास्त के बाद थोड़ा सा कल्पनाशील भी भूगोल में आपको रहना है। जैसे यहां पे कहा जा रहा है कि सूर्यास्त के बाद, तो आप सोचिए कि सूर्यास्त के बाद जो समय आता है उसके बारे में थोड़ा सा सोचना है, कल्पनाशील रहना है। सूर्यास्त के बाद, ऐसा नहीं कि रात में जाके, सूर्यास्त के बाद। ठीक, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। स्वाभाविक है, सूर्यास्त के बाद आकाश देखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि दिन में वही आकाश जो अच्छा नहीं लग रहा है, रात में वही आकाश अच्छा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि रात में आपको टिमटिमाते हुए अद्भुत तारों का नजारा काफी वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। तो वही कहा जा रहा है, कितना अच्छा लगता है। प्रारंभ में यहां पे आप लोग देखेंगे तो जो आसमान है, आसमान में प्रारंभ में 1 या 2 तारे ही चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहा जा रहा है प्रारंभ में आप लोग देखेंगे जैसे ही शाम होने को आती है, शाम प्रारंभ होती है, तो आसमान की तरफ आप देखेंगे तो 1-2 तारा ही आपको टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद में ही जो इनकी संख्या है वो बढ़ती जाती है। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। शाम के बाद इनकी संख्या, तारों की जो टिमटिमाते हुए तारे हैं या बिंदु हैं समझिए, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि इन बिंदुओं की आप गणना नहीं कर सकते। ये असंख्य हैं, ये अनगिनत हैं। लेकिन प्रारंभ में 1-2 ही आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप इनकी गणना नहीं कर सकते, ये अनगिनत हैं। संपूर्ण आकाश आपको छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से पूरा भरा हुआ दिखाई पड़ेगा। पूरा आकाश, कंप्लीट आकाश आपको छोटी छोटे चमकते हुए बिंदुओं से क्या होगा? भरा हुआ दिखाई पड़ेगा, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं। ये जो बिंदु हैं ये कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले भी होते हैं। तो ये चमकीले भी आपको दिखाई पड़ेंगे, कुछ धुंधले भी आपको दिखाई पड़ेंगे। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश, इस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। ऐसा ही प्रतीत होता है, ये स्वाभाविक है। मानो आकाश में क्या हो? हीरे जड़े हो। थोड़ा कल्पनाशील रहिएगा, बहुत अद्भुत वर्णन है। इनमें से कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, कुछ इसमें से बिंदु ऐसे हैं जो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की
कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। यानी कुछ टिमटिमाते हुए नजर आएंगे, लेकिन कुछ बिंदुओं की टिमटिमाहट अन्य बिंदुओं से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के ये बिना किसी टिमटिमाहट के समान चमकते हैं। यानी कुछ इसमें बिना टिमटिमाहट के बिल्कुल शांति से चमकते हुए हैं। जैसे बल्ब जला दिया जाता है ना, तो उसमें कुछ बल्ब ऐसे होते हैं जो टिमटिमाते रहते हैं, समय समय पर फोकस करते रहते हैं, तमाम सारे कलर्स में आते हैं वो। और कुछ बल्ब या एलईडी ऐसे होते हैं, जला दिया गया वो आराम से रिलैक्स मोड में एक समान तरीके से जल रहे हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो टिमटिमाते हुए नजर आएंगे, कुछ ऐसे हैं जो एक अस्थाई प्रकाश में नजर आएंगे। यही कहा जा रहा है यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस पैराग्राफ में आप लोगों ने कुल मिला के क्या समझा, आइए देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक एक पैराग्राफ को एक एक सेकंड के लिए, दो दो सेकंड के लिए हम लोग रिवाइज भी करेंगे। जैसे प्रारंभिक पैराग्राफ में आपने देखा कि जब आप शाम के बाद आसमान में नजर डालते हैं तो आपको प्रारंभ में कुछ बिंदु टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे कहा गया कि उनकी संख्या बढ़ने लगती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि आसमान में असंख्य तारे, असंख्य बिंदु समझिए, तारे की बात छोड़िए, अभी तारे को अभी हम परिभाषित करेंगे। असंख्य बिंदु टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आप अब उनको गिन नहीं पाएंगे, वो अनगिनत हैं, वो असंख्य हैं। अब इसमें से यह कहा गया कि कुछ तो ऐसे हैं कि जो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं लगातार, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अस्थायी रूप से प्रकाश दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं बिंदु। आगे बढ़िए। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। मतलब जब आप आसमान देखते हैं और विभिन्न प्रकार की चमकीली यहाँ पे बिंदुओं को देखते हैं, तो इसी में आपको चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है और प्रतिदिन दिखाई पड़ता है। यह है अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। कहा गया कि जो चंद्रमा आपको दिखाई पड़ रहा है, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ रहा है। अलग अलग समय पर रात में आप देखेंगे तो यही चंद्रमा अलग अलग आकार में, अलग अलग समय पर, अलग अलग दिन पर, अलग अलग तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी इसका पूर्ण आकृति आपको दिखाई पड़ेगी, कभी अर्ध आकृति आपको दिखाई पड़ेगी, कभी अर्ध से भी कम आपकी आकृति दिखाई पड़ेगी चंद्रमा की। आगे बढ़िए। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यानी संपूर्ण यानी पूर्ण चंद्रमा को आप एक महीने में एक ही बार देख सकते हैं। और यह जब आप देखेंगे तो यह जिस रात को आप देखेंगे, इसी रात को पूर्णिमा वाली रात कहा जाता है। जब पूर्ण चंद्रमा आपको दिखाई पड़ेगा, संपूर्ण चंद्रमा आपको दिखाई पड़ेगा, तो यह चंद्रमा वाली जो रात होती है, यही रात पूर्णिमा वाली रात होती है। अब धीरे धीरे यह जो पूर्ण चंद्रमा आपको दिखाई पड़ा, अब ये कम होता जाएगा। तो कम होता जाएगा और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यानी 15 दिन के बाद आप पूर्ण चंद्रमा को नहीं देख सकते। अब यह नए चंद्रमा की रात्रि आएगी। अब इससे 15 दिन के बाद एक नए चंद्रमा की रात्रि आएगी और इसे किसके नाम से जाना गया? अमावस्या के नाम से जाना गया। तो ये पूर्णिमा वाली रात है जहां पे चांद अपनी पूरी आकृति में पूरी तरीके से चमकता हुआ प्रतीत होता है। और जो अमावस्या वाली रात होती है वह चंद्रमा की नई रात होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब ऐसी रात में यानी अमावस्या की रात में जो न्यू मून रात होती है, अमावस्या की रात होती है, इसमें आप आसमान को देखेंगे तो आसमान अगर साफ है तो उसका स्पष्ट रूप से अवलोकन आप कर सकते हैं। मतलब आसमान में कैसे कैसे बिंदु हैं, कैसे कैसे बिंदु हैं, कैसे कैसे टिमटिमाते हैं, और कुछ टिमटिमाते नहीं हैं, अस्थायी रूप से एक ही प्रकाश में प्रकाशमान हो रहे हैं, उसको आप अवलोकन कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। तो यानी दूसरे पैराग्राफ के अंतर्गत हम लोगों ने यह देखा
कि चमकता हुआ एक बिंदु चंद्रमा के रूप में भी है, और यह विभिन्न विभिन्न समय पर विभिन्न विभिन्न आकृति में आपको दिखाई पड़ता है। इसमें जब चंद्रमा की पूर्ण आकृति होती है तो इसे पूर्णिमा की रात के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब यह रात कम होती जाती है, यानी चंद्रमा का आकार प्रकार छोटा होता जाता है, तो 15 दिन के बाद वाली जो रात होती है वह एक नई रात होती है। इसे अमावस्या के नाम से जानते हैं हम। इसे किसके नाम से जानते हैं? अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो दोनों पैराग्राफ का हमने पुनः रिवाइज किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पैराग्राफ आपके सामने है। ध्यान मग्न होके इसका अध्ययन करना है कि एक भी कॉन्सेप्ट आपसे दूर ना रहे, पूरी तरीके से आप अध्ययन कर लें। आगे बढ़िए। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता? समझिए इस बात को। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता, जैसे रात में आपको टिमटिमाते हुए तमाम सारे बिंदु नजर आ रहे हैं, तो वो दिन में क्यों नहीं नजर आते? है ना आश्चर्य वाली बात? अगर सोचिए तो। नहीं, अगर सोचेंगे, नहीं कल्पनाशील रहेंगे, तो वास्तव में इस तथ्य तक आप जा ही नहीं पाएंगे, जो आश्चर्यजनक बात है। भाई, वही टिमटिमाते हुए बिंदु जो आसमान में आपको रात में कितने अद्भुत लग रहे हैं, आखिर दिन में वो क्यों नहीं लगते? आइए इसको देखते हैं। हम दिन के समय में चंद्रमा व इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश दिन में अत्यधिक तेज होता है और रात के समय कम होता है। इसीलिए यह टिमटिमाते हुए बिंदु आपको दिन में नहीं दिखाई पड़ते हैं। इन्हें हम दिन में नहीं देख सकते हैं। यानी दिन में हम आसमान के अद्भुत नजारे को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? चमकते हुए बिंदुओं को या टिमटिमाते हुए बिंदुओं को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि दिन में जो सूर्य का प्रकाश है उसका प्रकाश तेज रहता है, इसीलिए इनको हम नहीं देख सकते। ठीक, आगे बढ़िए। अब इसमें दोनों पैराग्राफ छोटे छोटे हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो सजग रहिएगा। देखिए, कहा गया है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जिनको आपने देखा आसमान में, सूर्य भी इसमें शामिल है, चंद्रमा भी इसमें शामिल है, और अन्य बिंदु जो आपने देखा आसमान में, इन सभी को क्या कहा गया? संयुक्त रूप से इन सभी बिंदुओं को खगोलीय पिंड के नाम से जाना गया। संयुक्त रूप से किसके नाम से जाना गया? संयुक्त रूप से इनको खगोलीय पिंड के नाम से जाना गया। आगे, कुछ खगोलीय पिंड, अब इसमें कुछ बिंदु या कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। इसमें से कुछ खगोलीय पिंड काफी बड़े आकार के होते हैं। अब यहां पे आप ये समझिए कि सूर्य की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और इसके परिप्रेक्ष्य में ये समझिए कि जो सूर्य है उसकी विशेषता क्या है। तो कुछ खगोलीय पिंड काफी बड़े आकार वाले होते हैं, यानी सूर्य की जो आकृति, जो आकार प्रकार होती है वो काफी बड़ी होती है। और यह जो सूर्य होता है ये काफी गर्म होता है। समझते रहिएगा सूर्य के परिप्रेक्ष्य में ही। लेकिन यहाँ पे यह कॉन्सेप्ट समझिए कि सूर्य के अलावा भी कई क्या है, सूर्य जैसे एक तारा है, वैसे सूर्य के अलावा भी ब्रह्मांड ब्रह्मांड में कई तारे। तो खगोलीय पिंड यहाँ पे बड़े आकार वाले आपको मिल रहे हैं, और ये कैसे होते हैं? ये काफी गर्म होते हैं, और ये क्या होता है? ये गैसों के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? ये गैसीय गोले के समान होते हैं। इनके पास में अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश भी होता है। जो ये खगोलीय पिंड हैं, इनके पास में इनकी ऊष्मा भी है और इनका अपना प्रकाश भी है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, इनको उत्सर्जित करते हैं। अब कहा गया कि इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा गया। ये जो खगोलीय पिंड हैं जिनमें ये विशेषताएं पाई गई, इनको तारा के नाम से कहा जाना गया। और सूर्य भी कहा गया कि सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य की विशेषता क्या है? सूर्य का अपना प्रकाश है, सूर्य की अपनी ऊष्मा है। सूर्य एक गैसीय गोले के समान है, इसका आकार और प्रकार काफी बड़ा है और यह काफी गर्म है। यही इनकी विशेषताएं दी जा रही हैं।
अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा और कहा जाएगा कि सूर्य के निम्नलिखित में से कौन विशेषता नहीं है, तो सूर्य खगोलीय पिंड का एक हिस्सा है और इसे तारा के नाम से जाना गया। कई तारे हैं आसमान में, ये गर्म होते हैं, इनका आकार प्रकार काफी बड़ा होता है, ये गैसीय पिंड के समान होते हैं, इनका अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा होती है इनका। यही है क्या, सूर्य। तो सूर्य की बात आपने देख ली। अब सूर्य के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, सूर्य के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अन्य पक्षों को देखते हैं। अब यहाँ पे एक चित्र है, इस चित्र को आप लोग देखिए, एक सांकेतिक चित्र है आपके बीच में। अब इस सांकेतिक चित्र में यह पश्चिम की दिशा है और यह उत्तर की दिशा है, ठीक। आप यह स्पष्ट हो जाइए कि यह उत्तर की दिशा है और यह पश्चिम की दिशा है, और उत्तर की दिशा में आपको यहाँ पे सप्तऋषि दिखाई पड़ रहे हैं। ये 4 ये तारे आपको दिखाई पड़ रहे हैं और 3 ये दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हीं को किनके नाम से जाना गया, इन्हीं को सप्तऋषि के नाम से जाना गया। और यहाँ पे फोकस देखिए, आप सामने की स्थिति को देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ठीक। इसी तरीके से आप देखिए, यहां पे आपको जो नजर आ रहा है, यहां पे अकेला तारा बिल्कुल उत्तर दिशा में, सीधी उत्तर दिशा में एक जो तारा नजर आ रहा है, इसी का नाम है ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारे के बारे में आप लोग अब पढ़ेंगे, बिल्कुल उत्तर में ही यह दिखाई पड़ेगा ध्रुव तारा, ठीक। इतना कॉन्सेप्ट रखिएगा आप लोग, उत्तर दिशा में ही ध्रुव तारा आपको हमेशा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सांकेतिक चित्र का अध्ययन हम लोग विस्तृत रूप से करते हैं। तो चलिए समझिएगा बढ़िया से, आप लोग तैयार हो जाइए। अब चलिए पहले 2 पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं इसके बारे में। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही आपको प्रतीत होते हैं, निश्चित रूप से प्रतीत होते हैं, सूर्य के समान ही चमकते हुए तारे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा, ये हमसे बहुत दूर हैं, इसी के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, फिर भी महसूस तो करते ही हैं। आप दिन के समय में देखिए, सूर्य के प्रकाश को महसूस कर रहे होंगे, शुरुआत हो गई है इस समय, धीरे धीरे गर्मी ये बढ़ती जाएगी, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊं कि आसमान में आप लोग एक एरोप्लेन को देखते हैं, वो आसमान में एरोप्लेन रहता है तो कितना, मतलब हवाई जहाज, तो कितना आपको छोटा दिखाई पड़ता है अगर धरती से उसको आप देखते हैं। उसी तरीके से सूर्य है या अन्य आसमान में स्थित तमाम सारे पिंड हैं, उनको आप देखते हैं तो वो चमकते हुए तो आपको प्रतीत होते हैं, लेकिन काफी छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वह आसमान में स्थित जो बिंदु हैं वो आपसे काफी दूर हैं, आप पृथ्वी पर स्थित हैं। उसी तरीके से वो हवाई जहाज आपसे काफी दूर है, इसीलिए वो आपको छोटा दिखाई पड़ रहा है। अगर वो आपके सामने आ जाए तो वो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, वो आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा, ठीक। इसीलिए अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं, कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं, कोई भी वस्तु हो, ऐसा नहीं कि हवाई जहाज, एक गेंद ही ले लीजिए, एक वॉलीबॉल ही ले लीजिए, अगर नजदीक से देखेंगे तो बड़ा दिखाई पड़ेगा और दूर से उसी को देखेंगे तो छोटा दिखाई पड़ेगा। यही कहा जा रहा है यहाँ पे। क्यों? इसका यही कारण है कि वह चीज जब आपसे दूर होती है तो निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से वो आपको छोटी दिखाई पड़ेगी, यही कारण है इसका। आइए अब इनके अन्य पक्षों का अध्ययन करते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। जो तारों के समूह हैं वो विभिन्न आकृतियां भी बनाते हुए आसमान में रात के समय आपको दिखाई पड़ेंगे। इसमें ये जो आकृतियां हैं, ये आकृतियां ही नक्षत्र मंडल के नाम से जानी जाती हैं। किसके नाम से? नक्षत्र मंडल के नाम से जानी जाती हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है।
अब एक पहला नक्षत्र मंडल आपके सामने आया, इसका नाम है अर्सा मेजर या बिग बियर। ध्यान रखिएगा, यह नक्षत्र मंडल है। यह क्या है? यह नक्षत्र मंडल है। यह एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। ये बड़ी आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। आगे, सप्त ऋषि, सप्त यानी सात, ऋषि यानी संत, सप्त ऋषि यानी सप्त ऋषियों के नाम पर ही इनका नाम पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये जो सप्त ऋषि है, ये 7 तारों का एक समूह है, जो हमने आपको दिखाया, जो इकट्ठा आपको दिख रहे थे सप्त ऋषि, हमने बताया था आपको, वो 7 तारों का ही तो समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। ये इसी नक्षत्र मंडल का ही भाग है सप्त ऋषि, 7 तारों का समूह। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और तारों, अब इसमें परंपरागत रूप से एक बात कही जा रही है कि अपने परिवार के किसी व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। जैसे सप्तऋषि नामक नक्षत्र मंडल आपने देखा, इसी तरीके से आसमान में ऐसा नहीं कि और नक्षत्र मंडल नहीं है, अन्य नक्षत्र मंडल भी हैं, उनकी अपनी पहचान भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में, प्राचीन भारत में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। दिशा का निर्धारण, जो आपकी दिशाएं हैं चारों, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इन दिशाओं का निर्धारण तारों के माध्यम से लोग करते थे। कुछ विशेष तारे होते थे, वो विशेष दिशा में ही स्थित होते थे, फलतः व्यक्ति को यह आभास और पता चल जाता था कि जब यह तारा इस दिशा में है तो इस क्षेत्र में है, तो ये फला दिशा है। आइए देखते हैं। जैसे उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, हमने आपको बताया वहां पे उत्तर दिशा में जो तारा आपको चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसी को ध्रुव तारा के नाम से जाना गया। उत्तर दिशा को बताता है उत्तरी तारा, इसे ध्रुव तारा के नाम से जाना गया है। ध्रुव तारा के नाम से इसे जाना गया। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर आपको दिखाई पड़ेगा, दूसरे स्थान पर नहीं दिखाई पड़ेगा। इसीलिए लोग, आप सुने भी होंगे घर में कि चलिए भाई ध्रुव तारा दिखाते हैं, जैसे बालक के बच्चे रहे होंगे आप, तो ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा। तो आसमान में आपको एक ही स्थान पे दिखाई पड़ेगा, उत्तर दिशा में ही दिखाई पड़ेगा, वो चलता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि के सीधे उत्तर दिशा में ध्रुव तारा आपको मिलेगा। तो 7 छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारे आपको नजर आएंगे, और उसी सीधी अवस्था में आपको अस्थायी रूप से ऊपर ध्रुव तारा नजर आएगा। तो जहां पे सप्तऋषि हैं, 7 छोटे छोटे तारों का एक समूह है, उसी के ऊपर ही ध्रुव तारा है, यही कहा जा रहा है। चित्र 1 में आपने देखा भी, सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। वो रेखा भी आपको खींची हुई दिखाई पड़ी है, एक काल्पनिक रेखा, तो वो किसको दिखाए, किसको स्पष्ट करे? ध्रुव तारे को ही स्पष्ट कर रही है। तो यहाँ पे ध्रुव तारा आपने देखा कि हमेशा उत्तर दिशा में रहता है, और इसके आसपास में सप्तऋषियों का, यानी 7 तारों का एक समूह रहता है, जिन्हें सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। और एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से आप सीधे सप्तऋषि के सीधे आप उत्तर दिशा में आगे बढ़ेंगे तो अस्थायी रूप से आपको ध्रुव तारा नजर आएगा। आइए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें इनका अध्ययन करते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। कुछ ऐसे खगोलीय बिंदु आपको मिलेंगे सौरमंडल में कि उनके अपने प्रकाश नहीं होते, उनकी अपनी ऊष्मा भी नहीं होती, उनकी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता उनका।
वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वह जो विभिन्न तारे हैं उन तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे सूर्य भी एक तारा है, तो यानी कि मतलब ये हुआ कि वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो सकते हैं या किसी अन्य तारे के प्रकाश से प्रकाशित हो सकते हैं। ऐसे पिंड को किसके नाम से जानते हैं? ऐसे ही पिंड को ग्रह के नाम से जानते हैं। जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है, पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं है, पृथ्वी की अपनी ऊष्मा नहीं है, तो पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, यानी पृथ्वी एक तारे के प्रकाश से प्रकाशित होती है, इसका अपना प्रकाश नहीं है स्वयं का। तो पृथ्वी क्या हुई? पृथ्वी एक पिंड हुई और इसे ग्रह के रूप में जाना गया। और कुल ग्रह वर्तमान में कितने हैं? कुल ग्रह वर्तमान में 8 हैं। लेकिन आप लोग देखेंगे कि 2006 के आसपास में, 2006 के पहले एक ग्रह और था और इसका नाम था क्या? प्लेटो। तो कुल ग्रह 9 होते थे, लेकिन जो प्लेटो है उसको अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 9 ग्रहों की श्रेणी में अब नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि उसको बौना ग्रह माना है, वो ग्रहों की पूरी श्रेणी में नहीं आता। जैसे आप ही लोग देख लीजिए, हालांकि उसका उदाहरण मैं नहीं देना चाहूंगा, लेकिन आप ये समझिए कि वो जो ग्रह है वो कैसा ग्रह है? वो बौना ग्रह है जो प्लेटो है, इसीलिए खगोलीय संगठन ने उसको निकाल दिया। अभी उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए आगे बढ़िए। ग्रह जिसे अंग्रेजी में, अब एक महत्वपूर्ण बात, ग्रह जिसे अंग्रेजी में आप प्लेनेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ये जो प्लेनेट शब्द है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और यह प्लेनेट जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है प्लेनेटाई। ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है प्लेनेटाई। इसी प्लेनेटाई से प्लेनेट शब्द की उत्पत्ति हुई। तो प्लेनेट तो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन प्लेनेटाई ग्रीक भाषा का शब्द है। और आइए देखिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक यानी परिभ्रमण करने वाला, यानी चारों ओर घूमने वाला। यानी प्लेनेट का मतलब क्या हुआ, या ग्रह का मतलब क्या हुआ? चारों ओर घूमने वाला। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है तो ये भी घूमती है, तो ग्रह का मतलब क्या हुआ? परिक्रमा करने वाला, यानी चारों ओर घूमने वाला। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लेनेट किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का है। उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाई से हुई है इसकी। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चारों तरफ घूमने वाला, यानी परिभ्रमण करने वाला। आगे, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, जहां पे हम रहते हैं यानी पृथ्वी ही हमारा आवास है। तो जिस पर हम रहते हैं ये क्या है? यह भी एक ग्रह है। यह है अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। यह सूर्य से सारा ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है। हमने पहले भी बताया कि इसका अपना प्रकाश नहीं है, अपनी ऊष्मा नहीं है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, यानी हम सूर्य से ही क्यों ऊष्मा प्राप्त करते हैं, प्रकाश क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा सूर्य ही है, इसीलिए इससे हम ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यानी अगर पृथ्वी को आप चंद्रमा से देखेंगे तो यह चमकती हुई प्रतीत होती है। चंद्रमा से आप देखते हैं पृथ्वी को तो ये चमकती हुई आपको प्रतीत होती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक, इतनी बातें हमने यहाँ पे देखी। कुल मिला के हम लोगों ने यहाँ पे यह जाना कि पृथ्वी भी क्या है? पृथ्वी भी एक ग्रह है। अब यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से हम लोग ये जो विभिन्न ग्रह हैं और सूर्य की स्थिति को समझते हैं और फिर इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। अभी केवल आपको देखना है यहाँ पे
शांत होके, स्थिर होके पूरी तरीके से इसको देखिए। यहां पे आपको ये सूर्य की आकृति दिखाई पड़ रही है। किसकी आकृति दिखाई पड़ रही है? सूर्य की आकृति आपको दिखाई पड़ रही है। और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हुए ये सारे ग्रह आपको दिखाई पड़ रहे। तो ये सूर्य है, और सूर्य के सबसे नजदीक आपको जो ग्रह दिखाई पड़ रहा है वो बुध दिखाई पड़ रहा है। फिर आपको शुक्र दिखाई पड़ेगा, फिर तीसरा पृथ्वी दिखाई पड़ रहा है, फिर चौथा मंगल दिखाई पड़ रहा है। फिर आपको यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की एक प्लेट नजर आ रही है। उसके बाद में यहाँ पे बृहस्पति मिला, यूरेनस मिला और शनि मिला। 3 ये हो गए और 4 ये हो गए, 7 ये हो गए। 7 क्या हो गए? ये 7 आपको यहाँ पे ये ग्रह आपको, और एक यहाँ पे है, ये 8 है। तो कुल आपने कितने ग्रह यहाँ पे देखे? कुल 8 ग्रह देखे। कुल कितने ग्रह देखे? 8 ग्रह देखे। और सबसे नजदीक आपने देखा कि बुध ग्रह है, और सबसे दूर यहाँ पे कौन है? नेपच्यून है। तो ये जो बुध ग्रह है ये सूर्य की क्या करेगा? ये सूर्य की परिक्रमा जल्दी करेगा अपेक्षाकृत नेपच्यून के। अब आइए एक एक ग्रह का हम लोग बाकायदा अध्ययन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक एक ग्रह का हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। तो आइए पृथ्वी पर पहुंचते हैं। पृथ्वी से पहले कुछ अन्य बातों को देखेंगे, उसके बाद में हम लोग पृथ्वी पर आएंगे। तो आइए सूर्य के बारे में देखते हैं और फिर ग्रहों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए सूर्य सूर्य के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं और फिर उसके बाद में ग्रहों का अध्ययन करेंगे। सूर्य सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है वो उसको क्या कहा जाता है? उसी को सूर्य के नाम से जाना जाता है। यह बहुत बड़ा है, इसका जो आकार है, जो प्रकार है वो काफी बड़ी है। एवं यह अत्यधिक, ये जो सूर्य है यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे से सौर मंडल को, इसका जो खिंचाव बल है इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। यानी इसका जो खिंचाव वाला बल है ये क्या करता है? इस सौर मंडल को आपस में बांधने का काम करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी सौर मंडल में जो तमाम सारे टिमटिमाते हुए आपको ये दिखाई पड़े बिंदु, इनकी ऊष्मा का, इनके प्रकाश का स्रोत कौन है? सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र साधन कौन है? सूर्य ही है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते। सूर्य की जो ऊष्मा है वो काफी तेज है, लेकिन हम इसको महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। तारों में यह सबसे नजदीक है। विभिन्न तारे हैं लेकिन तारों में यह सबसे नजदीक है। फिर भी सूर्य नामक तारा यह जो है, हम पृथ्वी पर स्थित हैं तो यह हमसे काफी दूर है। काफी दूर होने के कारण हम लोग इसके ऊष्मा के प्रभाव को महसूस नहीं कर पाते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। अब किसी से आप लोग पूछिएगा कि सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, तो 15 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसको लिख भी लीजिएगा आप लोग, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ग्रह के बारे में अध्ययन करते हैं। ग्रह क्या हैं? हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया, कुल कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे लेकिन अब 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी सूर्य से दूरी के अनुसार अवरोही क्रम में आप लोग देखिएगा, यानी जो सबसे नजदीक है और उसके बाद में फिर दूरी वाली स्थिति बनती है। तो सबसे नजदीक कौन है? बुध ग्रह है। उसके बाद में कौन है? ये क्रम आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा।
सबसे नजदीक बुध हो गया, दूसरा शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी हो गया, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। प्लूटो नहीं, क्योंकि प्लूटो ग्रह के रूप में नहीं है। तो कुल ग्रह कितने हैं? 8 हैं। सबसे नजदीक सूर्य के बुध है, सबसे दूर कौन है? नेपच्यून है, बाकी मध्य में है। तो ये अवरोही क्रम है, यानी पहले सबसे नजदीक और बाद में सबसे दूर, इसी को अवरोही क्रम कहा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम याद रखने का एक तरीका दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। लेकिन आप सामान्य तरीके से भी याद कर सकते हैं। बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण, वरुण, यानी यूरेनस और नेपच्यून। बस यही इतना तो है। तो ये तो याद ही हो जाता है आप लोगों को, कक्षा 5 से ही आप लोगों को याद होगा मुझे लगता है, या नहीं याद है? नहीं याद है तो याद भी कर लेना, भूलना मत इसको, इसको याद भी कर लेना, नहीं याद है तो। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, मतलब 8 हैं, एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित पथ पर, यानी एक निश्चित पाथ पर, रास्ते पर सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार आकृति के होते हैं। जैसे ये चक्कर लगाते हैं तो इनका जो रास्ता होता है ये दीर्घ वृत्ताकार आकृति का होता है, दीर्घ वृत्ताकार आकृति का होता है। इसे क्या कहा जाता है? इस रास्ते को, इसे कक्षा कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। बुध जो ग्रह है ये क्या है? ये सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में यह जो बुध है सबसे नजदीक है, और सबसे नजदीक होने के बावजूद भी इसे 88 दिन लगते हैं, यानी लगभग लगभग 3 महीने से कुछ कम दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कर लीजिएगा आप लोग। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो शुक्र की आकृति है, शुक्र का जो आकार है, शुक्र का जो प्रकार है, लगभग पृथ्वी के ही समान है। किसके समान है? पृथ्वी के ही समान है शुक्र की आकृति, ठीक। आइए अब प्लूटो के बारे में देखते हैं। प्लूटो का वर्णन आपको यहां पे मिलेगा कि क्यों प्लूटो को निकाला गया, कब निकाला गया, किसने निकाला। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। अभी तक जो प्लूटो था वो एक ग्रह के रूप में विद्यमान था। प्लूटो एक ग्रह के रूप में विद्यमान था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006, हमने बताया भी था प्रारंभ में, अगस्त 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई, और इसमें जो प्लूटो था, इस प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया और इसको कह दिया, प्लूटो को क्या कहा गया? प्लूटो को अब कहा गया बौना ग्रह। ये बौना ग्रह है, यानी पूर्ण रूप से यह ग्रह नहीं है, इसीलिए इसको निकाल दिया गया। किसकी श्रेणी से? ग्रह की श्रेणी से इस प्लूटो को निकाल दिया गया। तो कितने ग्रह रह गए? तो 8 ग्रह रह गए। पहले कितने ग्रह थे? पहले 9 ग्रह थे, प्लूटो निकाला गया। अब कोई बताइए प्लूटो कब निकाला गया? जल्दी से बताइए, आप लोग देखिएगा मत, जल्दी से बताइए, देखिए कौन बताता है, जल्दी से बताइए। प्लूटो कब निकाला गया? 2006, 2008, 2010, 2009? कब निकाला गया प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से? तो 2006 में निकाला गया। ध्यान लगाए रखिए, ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। सावधानी हटी, बाकी आगे आप समझ ही रहे हैं। पृथ्वी
आइए कुछ शब्दों को देखते हैं। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, अभी एक एक ग्रहों का हम लोग अध्ययन करेंगे, बाद में निश्चिंत रहिए आप लोग, लेकिन उसके पहले कुछ चित्रात्मक बातों को देखिए, कुछ कल्पनात्मक बातों को देखिए। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, क्या आप जानते हैं? हाँ जानते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल, सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल, सोल, हमारे यहाँ सोल। लेकिन पौराणिक कहानियों में, जो यूरोपीय कहानियां हैं, जो रोमन कहानियां हैं, उसमें सोल किसे कहा जाता है? सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा गया है। सूर्य के परिवार को, जो सूर्य का परिवार है, यानी ग्रहों या तारों का जो परिवार है, उसे सौर मंडल कहा गया है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, कुछ अन्य शब्दों को भी इसमें जोड़ सकते हैं सौर शब्द के परिप्रेक्ष्य में। आगे बढ़िए। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं में भी मिल जाएंगे आपको, वो दूसरी भाषाओं में भी मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। जो जियोग्राफी है, इसको ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। भूगोल यानी जियोग्राफी, भूगोल नहीं, जियोग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया, ग्राफिया का अर्थ है लिखना। जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया शब्द का है, ग्राफिया शब्द का अर्थ क्या है? लिखना। तो जियोग्राफी दो शब्द से मिलके बना हुआ है, दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। इसमें जी एक शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पृथ्वी, और ग्राफिया दूसरा शब्द है, इसका मतलब होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। तो आपने यहां पे देखा कि जो जियोग्राफी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, जी और ग्राफिक्स, ग्राफिया। और जी का अर्थ क्या है? जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया शब्द का है अर्थ लिखना। अब आइए और अधिक से देखें, यहां पे जियो शब्द लिखा हुआ है, इसके तीन पार्ट हैं। जियो, यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है लाजिया, पृथ्वी का अध्ययन इसमें करते हैं। मैट्रिया, पृथ्वी का मापन इसमें करते हैं। और आइड, आइड में पृथ्वी के आकार के अनुरूप का अध्ययन करते हैं। यानी ये जो जियोग्राफी है यानी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? लॉजिया में करते हैं। और मैट्रिया में पृथ्वी का मापन करते हैं, इसके आकार प्रकार और बनावट को देखते हैं हम लोग। और आइड में पृथ्वी के आकार के अनुरूप जो अन्य ग्रह हैं उनका अध्ययन हम लोग करते हैं। एक अन्य बात, आइए उसमें भी, क्या आप उस बात को जानते हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है? आसमान को देख के मनुष्य क्यों नहीं मोहित होगा? क्योंकि वहां पे टिमटिमाते हुए बिंदु जो नजर आते हैं। तो ये हमेशा से ऐसा हुआ है कि आसमान को देख के जो मनुष्य है वो क्या हुआ है? वो हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। जो ये खगोलीय पिंड हैं, जो आसमानी बिंदु हैं, इनका अध्ययन करने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं, इनको किसके नाम से जाना गया? इनको खगोल शास्त्री के नाम से जाना गया। एक खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे, और यह प्राचीन भारत में गुप्तों के समय में थे। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं आर्यभट्ट। उन्होंने कहा था कि, क्या कहा था इन्होंने? आइए बहुत ध्यान मग्न होकर इनका अध्ययन कीजिए। इन्होंने कहा था, आर्यभट्ट ने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। यानी जो सभी ग्रह हैं या चंद्रमा समेत सभी ग्रह, यानी उपग्रह एवं ग्रह,
ये किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलीयविद ब्रह्मांड रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। जो ब्रह्मांड संबंधी अन्य रहस्य हैं, इनको जो खगोलविद हैं ये खोजने में लगे हुए हैं। ये क्या करने में लगे हुए हैं? इनको खोजने में लगे हुए हैं। तो यहां पे हमने जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी है इसको पढ़ना प्रारंभ किया है। आज की क्लास आप लोगों के बीच में यहीं तक रहेगी। अगली क्लास में हम लोग जो विभिन्न ग्रह हैं पृथ्वी समेत और उनके जो उपग्रह हैं चंद्रमा, उनका हम लोग विस्तृत रूप से जिस तरीके से इसका अध्ययन किया उसका अगले दिन भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। तुरंत अगली क्लास भी आप लोगों के बीच में निरंतर आती रहेगी। ओके, थैंक यू पुनः।